जय हिंद दोस्तों मेरा नाम है सुनी राय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय AKR। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली एसएससी कांस्टेबल 2023 भर्ती की। और ये जो अभी हाल ही में भर्ती की जो पूरी प्रक्रिया है यहाँ पर हम आपको समझाएंगे A to Z कि इस फॉर्म को कैसे भरना है, कौन कौन से लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, उनकी योग्यता क्या है, उनकी सैलरी क्या है, आयु क्या है, मतलब सब कुछ जो एक भर्ती की योग्यता होती है उसका पूरी प्रक्रिया हम आपको यहाँ पे समझाएंगे। दोस्तों यदि आप हमारे इस वीडियो से लाभ ले रहे हैं, आपको जानकारी अच्छी लग रही है, ये इन्फॉर्मेशन आपको सटीक लग रहा है, तो हमारे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम ऐसा ही वीडियो आप तक पहुंचा सकें। अगर कोई समस्या हो तो कमेंट भी आप कर सकते हैं, कोई सलाह देना चाहते हैं तो उसको भी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। दोस्तों आइए अब हम चलते हैं नोटिफिकेशन पर और उसको देखते हैं कि कौन कौन सी पॉइंट है और पूरे पॉइंट को हम लोग एक एक करके चेक करेंगे। जो है इस तरह से देखिए यहाँ पर खुल गया है। अब हम आपको पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर बात बताएंगे। दोस्तों हम यहाँ पर जो मुख्य चीज़ें हैं, मुख्य बातें हैं इस भर्ती की, इस रिक्वायरमेंट की, तो हम वही बात करेंगे क्योंकि ये पूरा डिटेल्स बताने में वीडियो ज़्यादा लंबा खींच जाएगा। अगर आपको फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो आप ज़रूर एक बार बताइए, कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम उसको आपका उत्तर दे देंगे। यहाँ पर दोस्तों देखिए अगर हम बात करें तो एक एसएससी का जो यहाँ पर मेन वेबसाइट है वो दिया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं ये एसएससी का मेन वेबसाइट है। इस पर जाकर आप भी इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद अगर दोस्तों कुछ डेट की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए ये जो एप्लीकेशन है स्टार्ट हो रहा है 1 तारीख को, इसका लास्ट डेट है 30 तारीख। फीस का जो है वो भी 30 तारीख को ही है 11 बजे तक। कुछ करेक्शन अगर आपको करवाना है तो यहाँ पर आप करेक्शन भी 3 से 4 के बीच में करा सकते हैं। फॉर्म में अगर कोई गलती है तो आप इसका करेक्शन भी करवा सकते हैं। दोस्तों इसके बाद अगर बात करें तो एग्जामिनेशन ये जो होगा वह पूरा एसएससी के बेस्ट के वैकेंसी के आधार पर होगा और इसमें सभी जो फॉर्म होंगे वह सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही स्वीकार किए जाएंगे। इसके अलावा कोई भी मोड में फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। दोस्तों इसका जो एंट्रेंस टेस्ट होगा वो पूरा कंप्यूटर बेस्ड होगा और इसके कंप्यूटर एंट्रेंस के बाद आपका कुछ फिजिकल मेज़रमेंट भी किया जाएगा। उसके बाद सर्टिफिकेट का जो एलिजिबिलिटी है उसका वेरिफिकेशन यहाँ पर होगा। उसके बाद ही आप परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित हो सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर पे स्केल की बात कही गई है। ये देखिए पे स्केल आपका इतना 21,000 से 700 से 69,100 रुपया है। अगर वैकेंसीज की बात करें अगर तो यहाँ पर देखिए पूरा डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है। कांस्टेबल एजुकेटिव के लिए ये देखिए ये वैकेंसी है पूरा कांस्टेबल एजुकेटिव मेल के लिए है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल और सर्विसमैन की बात यहाँ पे कही गई है। जो एक्स सर्विसमैन है, पूर्व सैनिक है, उसमें भी एससी और एसटी को जोड़ा गया है, वो भी उसमें सम्मिलित हैं। ऐसे लोग जो एसटी एससी के एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए इस तरह का जो है आरक्षणवार जो है यहाँ पे विवरण डिटेल्स यहाँ पर जो पद है दिया गया है। इसके बाद दोस्तों एक्स सर्विसमैन ऐसे एक्स सर्विसमैन जो कमांडो हैं और इंक्लूडिंग बैकलॉग से संबंधित है उनके लिए इतना पोस्ट यहाँ पर दिया गया है। फीमेल के लिए दोस्तों देखिए उनके लिए यहाँ पर इतना पोस्ट है, ये भी आरक्षण वाइज यहाँ पर दिया गया है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी भी आप यहाँ देख सकते हैं, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। 7,547 टोटल वैकेंसी है। दोस्तों ये जितनी भी वैकेंसी है इसमें से 10% जो है वैकेंसी है वो रिज़र्व है। कितना? एक्स सर्विसमैन के लिए, सभी कैटेगरी के एक्स सर्विसमैन के लिए 10% वैकेंसी जो है वो रिज़र्व है। दोस्तों अगर योग्यता की अगर बात कही जाए तो योग्यता में नेशनैलिटी सिटीजनशिप मतलब कि इंडिया का निवासी हो वो, ये सामान्य सी बात है। इसके बाद कुछ और भी यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं उसको हम लोग देखेंगे। दोस्तों इसके बाद एज की बात कही गई, एज लिमिट जो कि 18 से 25 वर्ष, आप देख सकते हैं ये 18 से 25 वर्ष
दोस्तों आपका जो 25 वर्ष है वो 1/7/2023, बहुत ध्यान देने वाली बात है, 1/7/2023 को आपको 25 वर्ष का हो जाना चाहिए। मतलब आपकी आयु जो है वह इस डेट को 1 जुलाई को पूरी होनी चाहिए। और यहाँ पे कुछ शर्त भी रखी गई है, आप देख सकते हैं कि 2/7/98 से 1/7/2005 के बीच में ही आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। मतलब 98 से पहले का नहीं होना चाहिए और 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। दोस्तों उसके बाद रिलैक्सेशन है, छूट, मतलब आयु में छूट जो है एज के हिसाब से, यहाँ पर देखिए एज में आपको छूट मिलेगा, एससी के लिए, ओबीसी के लिए, इस तरह से। एनेक्सर यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो एनेक्सर दिया गया है ये महत्वपूर्ण है। इसी फॉर्मेट में अगर आपका सर्टिफिकेट होगा तभी इतना छूट आप इसका पा पाएंगे। ये हर एग्ज़ाम में होता है, तो उस तरह से यहाँ पे ओबीसी अनरिजर्व जो भी है यहाँ पे सबके लिए ये छूट यहाँ पे एज में दिया गया है। दोस्तों अगर एक्स सर्विसमैन है तो उसके लिए अलग से इसमें क्राइटेरिया ये लोग बनाए हुए हैं कि एक्स सर्विसमैन में कौन कौन लोग आते हैं, उसको आप ध्यान से देख लीजिए। नहीं समझ में आता है कमेंट जरूर। यहाँ पर देखिए इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन, मतलब कि योग्यता क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पर कुछ योग्यता के साथ साथ कुछ नेसेसरी, कुछ आवश्यक योग्यता भी यहाँ पर मांगी गई है। देखिए सबसे पहले तो आपको 10+2 मतलब इंटर पास होना चाहिए, वो भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। उसके बाद दोस्तों ये कह रहा है, देखिए इस वाले पॉइंट में, कि ऐसे जो लड़के हों या लड़कियां हों जो कि सर्विस में या रिटायर हों, ठीक है, वो भी दिल्ली पुलिस में हों और वो भी मल्टीटास्किंग, मतलब कि इतना में वो हों, अगर ऐसे कोई कर्मचारी जो कि दिल्ली पुलिस के हों और रिटायर हों या सर्विस में हों, तो ऐसे जो है लड़के लड़कियां इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद जो अगला पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि ये देखिए कुछ यहाँ पे पोस्ट लिखा गया है, बैट्समैन, बिगलर्स, माउंटेड कांस्टेबल, ड्राइवर्स, डिस्पैच राइडर्स, मतलब इनके भी अगर कोई इस क्षेत्र में भी कोई काम कर रहा है, इस पद पर भी काम कर रहा है, तो ऐसे लोग भी यहाँ पे फार्म भर सकते हैं। 7.2 के अंतर्गत मेल कैंडिडेट, देखिए लोग कहा जा रहा है कि मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर एक ड्राइवरी लाइसेंस की भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट कही गई है, जो कि जो हल्का लाइट मोटर व्हीकल अगर आपके पास है, जो सामान्य ड्राइविंग लाइसेंस है, वो आपके पास होना चाहिए। दोस्तों इसके अलावा भी कुछ ऐसी बहुत सारी इसमें जानकारी दी है, जो ज़रूरी जानकारी है मैं आपको वही देना चाहता हूँ। दोस्तों इस यहाँ पे देखिए एनसीसी सी, बी और ए, सी के लिए 5%, बी के लिए 3% और ए के लिए 2% की छूट का भी प्रावधान यहाँ पर है। दोस्तों इसके बाद कुछ और भी वेटेज हैं जो कि यहाँ पर दिया जा रहा है, हम देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे वेटेज जो है ये यहाँ पर भी दिया जा रहा है। दोस्तों इसके अलावा आपको इसको अप्लाई कैसे करना है, आपको देखिए इस वेबसाइट पर जाना है और उस फॉर्म को अप्लाई करना है। दोस्तों इसमें फॉर्म को कैसे भरना है इसका भी डिटेल्स इसमें दिया गया है, इसमें हर चीज़ बताया गया है कि आपको कैसे क्या अपलोड करना है, और एक डेमो फॉर्म भी यहाँ पर भर के दिखाया गया है, जो हम आपको अभी दिखाने वाले हैं। इसमें दोस्तों अप्लाई के विषय में ये है, आप देख सकते हैं कैसे इसको अप्लाई करना है, और यहाँ पर एनेक्सर भी लगाया गया है, ये देख सकते हैं। इसके बाद इसका जो पेमेंट है वो 100 रुपया है, आप इसको पेमेंट करके, सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट का इसमें प्रावधान रखा गया है, आप ये भी यहाँ पे देख लीजिए। सिर्फ ऑनलाइन डेबिट कार्ड, रुपए, मेस्ट्रो, इन सब माध्यम से यहाँ पर रखा गया है, जो हर लोग इसका यूज करते हैं वो आसानी से इसका पेड कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद एग्ज़ामिनेशन सेंटर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सेंटर कोड और एग्ज़ामिनेशन सेंटर वो भी रीजन वाइज, मतलब कि ऑल इंडिया से इसको इस फॉर्म को मांगा जा रहा है, तो कौन से रीजन के लोग हैं उनका सेंटर कहाँ होगा इसका यहाँ पर जिक्र किया गया। जैसे देखिए सेंट्रल रीजन, ये देखिए, ये सेंट्रल रीजन बिहार एंड उत्तर प्रदेश का जो भी सेंटर होगा इन शहरों में होगा।
मतलब अगर आप बिहार और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं तो इन सिटी में आप खोज सकते हैं, जो आपके नज़दीक है वहाँ फार्म भर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए ईस्टर्न जो है, ईस्टर्न रीजन मतलब पूर्वी जो रीजन है उसका देखिए यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर, रांची और बालासोर सिटी में एग्जामिनेशन सेंटर, मतलब जो परीक्षा आप देने जाएंगे इन्हीं जगहों पर देने जाएंगे। अंडमान निकोबार भी इसी में दिया गया है। कर्नाटक केरल रीजन का लिए मतलब दक्षिण भारत का जो है रीजन उसके लिए यहाँ पर दिया गया है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए ये वाला पोर्शन दिया गया है। बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, भिलाई, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सतना, उज्जैन, सागर, ऐसे जगहों पर आपका एग्ज़ाम होगा। आप अपने हिसाब से जो इस भी राज्य से आते हैं ये पूरा यहाँ पर डिटेल्स दिया गया है, आप देख करके वहाँ पर आप भर सकते हैं। दोस्तों स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन की अगर बात करें, यहाँ पर देखिए जो लिखा है स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन की, यह एग्ज़ामिनेशन कैसे होंगे। तो यहाँ सबसे पहले आपको एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पहले भी बताया जा चुका है। उसके बाद फिजिकल इंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट, मतलब शारीरिक माप और शारीरिक दक्षता, और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद ही आप आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों इसके बाद पेपर जो होगा उसका हम जिक्र कर लें, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। देखिए पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, मतलब 4 पार्ट में इसको बांटा गया है। पहले जनरल नॉलेज। दोस्तों जनरल नॉलेज का जो क्वेश्चन होगा 50 होगा और 50 मार्क्स का, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। रीजनिंग दोस्तों ये देखिए रीजनिंग है वो भी 25 का है और 25 मार्क्स का है। न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब दोस्तों न्यूमेरिकल एबिलिटी का मतलब मैथ से संबंधित है। जो कॉमन मैथ है, जो व्यवहारिक गणित है, उसका भी यहाँ पर मतलब उसको भी आपसे पूछा जाएगा, वो भी 15-15 का है। कंप्यूटर बेस्ड भी प्रश्न कुछ आएंगे कंप्यूटर से संबंधित, वो सिर्फ 10 नंबर के होंगे और टोटल समय आपको 1.5 घंटा या 90 मिनट का समय यहाँ पर आपके पास रहेगा। दोस्तों एग्ज़ाम का सबसे महत्वपूर्ण बात, इसको ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, निगेटिव मार्किंग भी है। यहाँ पे देखिए एकदम स्पष्ट लिखा है 0.25 निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको 0.25 मार्क्स कट जाएगा। जैसे कि आप 1 नंबर पाएंगे तो उसमें से 0.25, 100 क्वेश्चन है, अगर उसमें से आप जितना गलत करेंगे उतनी बार 0.25 नंबर कट जाएगा। तो इस चीज़ का आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है और समझना है, और एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन करना है जो आपको आते हैं। यहाँ पर सिलेबस बताया गया है दोस्तों, ये देखिए सिलेबस फॉर द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, मतलब जो आपसे जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स पूछा जाएगा उसका यहाँ पर मेंशन किया गया है। इन सब चीज़ों से ही आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद रीजनिंग यहाँ पे देखिए है, रीजनिंग ये है। उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी है, आप देख सकते हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल है, कंप्यूटर से क्या पूछा जाएगा उसका भी यहाँ पर जिक्र किया गया है कि कंप्यूटर में आपको किन किन टॉपिक से प्रश्न आएंगे, ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों इसके बाद जो है फिजिकल की बात अगर करें तो फिजिकल में जो फिजिकल टेस्ट होगा, जो आपका जो शारीरिक दक्षता की बात कही जा रही है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए एज वाइज इसको दिया गया है। 30 वर्ष से अगर आप 30 वर्ष के हैं तो उसके लिए अलग है, अगर 30 से 40 वर्ष के बीच में हैं उसके लिए अलग है, और 40 वर्ष से ऊपर की आप हैं तो उसके लिए अलग मापदंड यहाँ पर है। 1600 मीटर का दोस्तों दौड़ है, लॉन्ग जंप है और हाई जंप है। 30 वर्ष के हैं आप तो 6 मिनट, 1600 मीटर जो है आपको 6 मिनट में दौड़ना है। 30 से 40 वर्ष के हैं तो 7 मिनट में, 40 वर्ष से ऊपर के हैं तो 8 मिनट में। इसी प्रकार से यहाँ पर जो शारीरिक माप की बात कही जा रही मेजरमेंट की, तो शारीरिक मेजरमेंट में जो मिनिमम जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर है। 170 सेंटीमीटर जनरल कैंडिडेट के लिए है। उसके बाद यहाँ पर कुछ छूट का भी प्रावधान है। ये देखिए 5 सेंटीमीटर फॉर रेसिडेंट्स हिल एरिया, मतलब कि ऐसे जो लोग हैं जो ये देखिए यहाँ पर पूरा एक डिटेल दिया हुआ है इसमें, अगर आप इस प्रदेश से आते हैं
तो इस ऐसे स्टूडेंट और छात्र को 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगा। जैसे कि आपकी हाइट 165 है तब भी आप एलिजिबल हैं। और एसटी कैंडिडेट्स के लिए भी 5 सेंटीमीटर के यहाँ पे छूट का प्रावधान है। दोस्तों चेस्ट का जो है, चेस्ट 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये देखिए। और 4 सेंटीमीटर एक्सपेंशन, मतलब फुलाव जो है वो 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब 81 से 85 के बीच में आपका छाती का एक्सपेंशन होना चाहिए। हिल एरिया है तो उसमें भी कुछ छूट है। इसके बाद दोस्तों महिलाओं की अगर बात करें, महिला कैंडिडेट की, तो महिला कैंडिडेट के लिए भी कुछ मापदंड बनाएंगे। उनके लिए भी वही चीज़ें हैं। 30 वर्ष की जो महिलाएं होंगी उनके लिए 1600 मीटर 8 मिनट में दौड़ना है। लॉन्ग जंप उनको 10 फीट करना है। हाई जंप उनको 3 फीट करना है। अगर 30 से 40 वर्ष के बीच में है तो उनके लिए जो है वो 9 मिनट में उनको 1600 मीटर दौड़ना है, 9 फीट और 2 फुट 9 इंच है। दोस्तों इसी तरह से इनके लिए भी हाइट में है। इनका टोटल हाइट जो जनरल के लिए है 157 सेंटीमीटर है। और छूट की बात कही जाए तो 2 सेंटीमीटर की छूट इनको मिलती है अगर आप इन एरिया से बिलोंग करते हैं, इन राज्य से, जैसे कि पुरुषों में था तो 2 सेंटीमीटर की आपको छूट मिलेगा। मतलब अगर आप इन राज्य से हैं तो आपका 155 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है तो हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे कुछ मेडिकल है। सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों एक क्या है, टैटूज़ के बारे में भी यहाँ बात कही गई है कि टैटू जो है, तो ऐसा नहीं कि लोग कहते हैं कि टैटू होगा तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, तो भर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इसको आप देख लीजिए। हाँ, इसके बाद दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट से संबंधित है। उसमें आपको इतने क्या नाम है कि सर्टिफिकेट होनी चाहिए, आप इसको देख लीजिए, कोई महत्वपूर्ण नहीं है। ये सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट सबके पास होते हैं। दोस्तों इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रावधान है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद ही आप आगे कुछ कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए सिलेक्शन कैसे होगा, ये आपने देखा कि किन किन प्रक्रियाओं से आपको गुजरना है, सारी चीज़ें वहीं दी गई है। जैसे कि शारीरिक मापदंड, एंट्रेंस, शारीरिक दक्षता, दौड़, ये सब करने के बाद ही आप वहाँ तक पहुँचेंगे। और मेडिकल करने के बाद ही आपका भर्ती कंप्लीट माना जाएगा। दोस्तों इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें दिया गया है, इसमें कोई ख़ास बातें नहीं है। अब हम आपको ये बताएंगे कि फॉर्म को फिलअप करने का तरीका जो यहाँ पर दिया गया है। देखिए ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन की बात यहाँ पे कही जा रही है कि आप नोटिफिकेशन को अच्छे से केयरफुली, देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि बढ़िया से पढ़ लें, उसके बाद ही एप्लीकेशन फार्म को भरें। और एप्लीकेशन फार्म अगर आप भरने जा रहे हैं तो आपको भरने से पहले आपके पास एक मोबाइल नंबर हो, एक ईमेल आईडी हो और आधार नंबर हो, और ये इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो, तभी आप फार्म भरने बैठिए या जाइए। दोस्तों ये पूरा प्रक्रिया उसका है, कैसे क्या करना है। आप साइबर कैफ़े में जाकर इस फार्म को भर सकते हैं। कुछ यहाँ पे देखिए हिदायत भी दिया गया है कि आपको पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ जो है वो क्लास 10th के मार्कशीट के हिसाब से ही आपको भरना है। दोस्तों इसके बाद और सब है डिटेल्स, उसको आप पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दोस्तों क्या है कि देखिए डेमो, एक फॉर्म का यहाँ पे डेमो दिया गया है। ये देखिए आप इस डेमो को देख सकते हैं। फॉर्म को भरना क्या है, कहाँ पे क्या भरना है, सब यहाँ पर मेंशन है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से आपको फॉर्म भरना है। आप वीडियो को रोक कर भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप देख सकते हैं। दोस्तों इसके बाद कुछ ऐसी और जानकारी है जो आपको जानना ज़रूरी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए फ़ोटो जो है, फ़ोटो इस फॉर्म में आपका होना चाहिए। ये जो फॉर्म है, ये जो फॉर्मेट दिया गया है, ये एक्सेप्टेबल फ़ोटोग्राफ है। अगर इसके अलावा आपका फ़ोटो इनमें से ऐसा है, चाहे इस तरह से है, चाहे इस तरह से है, चाहे इस तरह से है, इस तरह से है, तो ये क्या है, नहीं माना जाएगा। ये आपका इनवैलिड फार्म कर दिया जाएगा और फ़ोटो आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। देखिए नीचे भी इस तरह से कुछ दिया गया है, इसको आप देख लीजिएगा और ध्यानपूर्वक इसको भरिएगा।
दोस्तों इसके बाद कुछ यहाँ पर एनेक्सर जो दिया गया है कि जैसे आप जो वेटेज चाहते हैं, जैसे कास्ट का जो सर्टिफिकेट, एसटी, एससी, ओबीसी वगैरह छूट के लिए जो भी आप सर्टिफिकेट देना चाहते हैं वो इसी फॉर्म का होना चाहिए। देखिए फॉर्मेट में, देखिए ये एससी एसटी का सर्टिफिकेट है, एनेक्सर 5, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी तरह से हर तरह का जो है एनेक्सर यहाँ पर लगा हुआ है। आप ऐसे जैसे स्क्रॉल करते जाएंगे, देखिए ये बैकवर्ड क्लास के लिए है। तो दोस्तों ये पूरा यहाँ पर वीडियो है आपके सामने, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा, मतलब हर ए टू जेड सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। दोस्तों यह वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो, हमें जो भी लगा मैंने आपको बता दिया है, फिर भी अगर आपको लगता है कि यह बिंदु पर आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ हमें कमेंट कर दीजिए, मैं उसको आपको बता दूंगा। दोस्तों इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन हम आपको फिर लाते रहेंगे, आपको अपडेट करते रहेंगे। दोस्तों अब हम वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।